गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोग पढ़ रहे थे, ये जो हम लोग नारीत्व फेमिनिज्म देख रहे थे। तो फेमिनिज्म हमारा समझ लिया था हम लोगों ने कि फेमिनिज्म की अवधारणा आखिर होती क्या है, नारीवाद क्या है। तो यह स्त्री पुरुष समानता को प्रतिपादित करने वाली विचारधारा है। इसकी मान्यता है कि स्त्री पुरुष से किसी मायने में कमजोर नहीं है, अतः उसे पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। ये हम लोग कल चर्चा की थी हम लोगों ने इसकी। इसमें मतलब ये जो विचारधारा है, ये जो पितृसत्तात्मक शासन हम लोग कल पढ़ रहे थे, उसके विरोध में ये धारणा आई थी कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में क्या था, सारा शासन मेल्स के पास था, पुरुषों के पास था, जिसके विरोध के कारण ये वाली धारणा आई। इसको सभी विश्व में, पूरे विश्व में इस धारणा का प्रचार और प्रसार हुआ कि फेमिनिज्म होना चाहिए, मतलब स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। अब इसका हम लोग कल ये नेक्स्ट पॉइंट देख रहे थे कि नारी और पुरुष में भेदभाव आखिर किन किन पॉइंट्स के अंतर्गत होता है समाज में या परिवार में। तो पहले हम देखते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो सभी जानते हैं कि जितनी लड़के के पैदा होने की खुशी होती है, उतनी खुशी हम लड़की के पैदा होने पर नहीं बनाते हैं। तो एक तो हो गया ये कि सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस आपको कहाँ दिख गया कि जब बच्चे का जन्म हुआ, जब उसका सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया कि हाँ ये लड़की पैदा हुई है या लड़का पैदा हुआ है, तभी से वहां से आप देखिए वो बस वहीं से स्टेप चालू हो जाते हैं भेदभाव के। फिर उसमें क्या होता है कि जन्म के समय हो गया भेदभाव कि हाँ ये मेल बच्चा है, ये फीमेल बच्चा है, इसकी परवरिश हमें अलग अलग तरीके से करनी होगी। फिर बचपन, जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसमें आप देखिए जो परिवार के लोग हैं उसी तरीके से उस बच्चे की उसके लिंग या सेक्स के अनुसार उसकी परवरिश करते जाते हैं। लड़का है तो लड़की की तरह परवरिश करेंगे और लड़की है तो लड़की की तरह परवरिश करेंगे। ठीक, तो बचपन अवस्था में उसके खेलने कूदने, पहनावा, कपड़े, हर चीज आप देखिए उसके सेक्स से यानी उसके लिंग से प्रभावित होती है कि वो क्या है, मेल है या फीमेल है। उसी तरीके से उसका पूरा बचपन निर्धारित होने लगता है, बचपन का विकास होना शुरू हो जाता है, चाहे वो मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो या संवेगात्मक विकास हो। बचपन अवस्था में ही हम मेल्स और फीमेल्स वाली धारणा बच्चे के मन में डालना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे छोटे बच्चे अगर लड़के हैं, वो रोते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे लड़की की तरह क्यों रो रहे हो। तो एक भावना आपने उस टाइम डाल दी बचपन अवस्था में बच्चे के दिमाग में कि रोना किसका काम है, लड़कियों का। तो भेदभाव कर दिया। अब बच्चे के अंदर अगर इमोशंस भी होंगे तो वो बाहर नहीं निकाल पाएगा। ठीक, तो ये हो गया दूसरा। फिर तीसरा, शिक्षा, एजुकेशन भी हम बच्चों को कैसी देते हैं, चाहे वो अनौपचारिक शिक्षा हो, इनफॉर्मल हो, या औपचारिक फॉर्मल शिक्षा हो, उसमें भी हम भेदभाव कर देते हैं। सभी बच्चों को सभी समान शिक्षा नहीं देते हैं। कई जगह पर आप देखिए साइंस में चैप्टर होते हैं जिसमें साइंस के चैप्टरों में प्रजनन क्षमता समझानी होती है या रिप्रोडक्शन सिस्टम समझाना होता है, तब वहां पर कई सारे मेल या फीमेल जो टीचर्स होते हैं वो उस चैप्टर को छोड़ देते हैं, या क्या करेंगे, अलग अलग बैठकर पढ़ाएंगे, लड़कियों को अलग कर देंगे, लड़कों को अलग कर देंगे। तो ये सब क्या है, आप एजुकेशन सबको प्रोवाइड कीजिए सेम, चाहे दोनों को साथ में बैठकर ही पढ़ाइए, क्योंकि ये एजुकेशन दोनों के लिए है, ना कि किसी अलग अलग के लिए। ठीक, तो ये हो गया शिक्षा में भेदभाव कि हम इसमें भी क्या कर देते हैं, कुछ सब्जेक्ट जैसे होम साइंस है तो आपको कमी दिखेगा कि होम साइंस सब्जेक्ट लड़के ऑप्ट करें। इसको कौन ऑप्ट करता है, लड़कियां, ज्यादातर लड़कियां ही लेती हैं, क्योंकि धारणा बना दी कि होम साइंस तो जो है वो लड़कियों के पढ़ने का सब्जेक्ट है, लड़के नहीं पढ़ते इसको। वैसे ही कई सारे और भी सब्जेक्ट हैं जिनकी प्रति धारणा बनी हुई है कि इसको सिर्फ बॉयज पढ़ सकते हैं, गर्ल्स नहीं पढ़ सकती हैं। फिर किशोरावस्था में देखिए जब बच्चा पहुंचता है, चाहे वो मेल बच्चा हो या फीमेल बच्चा हो, तब वहां पर भी क्या होता है, किशोरावस्था में उसमें भेदभाव होता है। सभी प्रकार का भेदभाव आपको किशोरावस्था में देखने को मिलेगा इन दोनों सेक्स के बीच। कैसे उनकी पहनावे को लेकर, बातचीत करने के तरीके को लेकर, उनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर, पालन पोषण को लेकर, सभी चीजें किशोरावस्था में लड़के और लड़कियों की डिफरेंट होती हैं। फिर रोजगार, व्यवसाय में भी क्या होता है
कुछ ऐसी चीजें बना रखी हैं कि फलाना व्यवसाय या फलाना नौकरी सिर्फ लड़कों के लिए बनी हुई है, और जो जैसे और भी कोई व्यवसाय है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये सब लड़कियों के लिए बनी है, ये लड़के नहीं कर सकते। तो रोजगार, बिजनेस, नौकरी, इसको भी हमने फीमेल्स और मेल्स में बांट रखा है। तो एक तो ये मेजर पॉइंट हो गया कि यहाँ पे भी हमें क्या है, दोनों के बीच में रोजगार से संबंधित डिफरेंस देखने को मिल रहा है। फिर विवाह, विवाह में आप देखिए लड़के का पक्ष जो होता है वो मजबूत होता है, वहां उनकी सारी बातें मानी जाती हैं, वहीं लड़की पक्ष वालों की बातें ज्यादा मायने नहीं रखती हैं या उनको उतनी अहमियत नहीं दी जाती है। तो एक लिंग के कारण, एक सेक्स के कारण ही तो ये हो रहा है ना कि आप लड़के हो और वो लड़की है। तो वहां पर भेदभाव देखने को हमें मिला। फिर धर्म व समाज, धर्म व समाज के रिगार्डिंग भी हमें मेल्स और फीमेल्स में भेदभाव देखने को मिलता है। जैसे कि कई हमारे भारत में कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, यानी उनको जाने नहीं दिया जाता है। वैसे ही मुस्लिम समाज में जो लड़कियां होती हैं उनको मस्जिदों में जाने की इजाजत नहीं होती है। तो अलग अलग धर्मों में आदमी और औरतों के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं, धर्म को लेकर भी और समाज को लेकर भी, कि समाज में कई सारे मुद्दे होते हैं। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि पुरुषों का इन्वॉल्वमेंट तो करते हैं उन मुद्दों पर नारियों का इन्वॉल्वमेंट वो नहीं चाहते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, राजनीतिक हो गए, सामाजिक हो गए, आर्थिक हो गए, जिसमें किसकी भागीदारी हमें ज्यादा देखने को मिलती है, पुरुष समाज की। तो ये हो गए कि हमें नारी और पुरुषों में किन किन पॉइंट्स के अंतर्गत डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समाजीकरण। समाजीकरण आखिर होता क्या है? तो सिंपल सा एक वर्ड में अगर इसको डिस्क्राइब करेंगे तो एक चीज आप मोगली देखते हो, मोगली आप देखा होगा। उसमें क्या है, बच्चा जंगल में रहता है और जंगल के अकॉर्डिंग जो जंगल का समाज होता है वैसे ही उसका जीवन हो जाता है। वैसे ही वो जानवरों के संग रहना सीख लेता है, उन्हीं की तरह बातचीत करना सीख लेता है, मतलब सारी चीजें जंगल की ऑप्ट कर लेता है। और जब वो समाज में आता है तब समाज में सरवाइव नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी जो परवरिश हुई, जो पालन पोषण हुआ, वो कहाँ हुआ? जंगल में, समाज में नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है, अगर बच्चे को हमें समाज में रहना सिखाना है तो हमें उसको सामाजिकरण की प्रोसेस के अंतर्गत लाना होगा। मतलब उसको सामाजिक बनाने के लिए जो समाज में नियम और कानून होते हैं वो हमें बच्चे को सिखाने होंगे। तभी बच्चा जो है, तभी बच्चे का समाजीकरण हो पाएगा। नहीं तो क्या होगा, बच्चा सामाजिक नहीं बन पाएगा, ना ही उसमें समाज में रहने लायक कोई गुण विकसित हो पाएंगे। तो इसका अर्थ जैसे लिखा हुआ है कि उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अंतर प्रक्रिया करता है। मतलब आप देखिए, अगर आपको आप घर में बंद हैं, हमेशा आप बच्चे हैं, बच्चे से लेकर आपको एक घर में एक कमरे में लॉक कर दिया गया, तो आप समाज के लोगों से, समाज के रहन सहन से वाकिफ नहीं हुए, तब क्या आपका सोशलाइजेशन संभव है? क्या आप उसके बाद समाज में रहना आप सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। समाजीकरण की जो प्रोसेस होती है वो शैशव अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका समाजीकरण भी होता जाता है। ठीक, इसमें क्या है कि व्यक्तियों का व्यक्तियों के बीच इंटरेक्शंस यानी अंतःक्रियाएं होती हैं। व्यक्तियों का समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, समाज के साथ इंटरेक्शन होता है। समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, समाज का क्या एप्टीट्यूड है, क्या एटीट्यूड है, उनके सभी के साथ उस बच्चे की इंटरेक्शंस यानी अंतःक्रियाएं हो रही हैं। और वो उन सभी चीजों को क्या कर रहा है? सीख भी रहा है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो व्यक्ति है वो जन कल्याण की भावना से प्रेरित होते हुए अपने आप को अपने परिवार, पड़ोस तथा अन्य सामाजिक गुणों के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। क्यों करेगा? क्योंकि अगर वो सामाजिकरण के प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा तो वो एक सामाजिक व्यक्ति नहीं बन पाएगा। देखिए, सबसे पहले तो उसको कहाँ रहना सीखना है? अपने परिवार के साथ। परिवार से फिर निकल कर आएगा तो विद्यालय जाएगा, पड़ोस में जाएगा, समाज में जाएगा। तो भाई वहां तो उसको अपने परिवार जैसे लोग नहीं मिलेंगे।
तो परिवार के लोगों से भी बाहर निकलकर उसे अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर रहना भी सीखना है। तो ये सभी चीजें जो सीख रहा है बच्चा समाज में रहने के लिए, वो सारी चीजें क्या हैं? समाजीकरण है। जिससे वह, अब जब वो समाजीकरण की प्रोसेस कर रहा है, तो क्या हो रहा है? समाज के लिए वो अपने आप को एक श्रेष्ठ, उपयोगी तथा उत्तरदायी सदस्य बन जाए, इसका हमेशा प्रयास करता रहता है, जिससे लोग उसकी प्रशंसा करें, उसके वर्ग की प्रशंसा करें, उसकी कम्युनिटी की प्रशंसा करें। तो पूरी तरीके से चाहे हम हो चाहे आप हो, सभी की प्रयास क्या रहता है कि हमें समाज में रहना है और समाज के जो भी नियम और कानून है उनको फॉलो करते हुए ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो ये क्या हो गया? समाजीकरण। ठीक है, व्यक्ति को सामाजिक स्वरूप देने वाली प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। परिभाषा है गिलिन और ग्लिन के अनुसार कि समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह का, व्यक्ति है ना, एक इंडिविजुअल पर्सन समूह का एक क्रियात्मक सदस्य बनता है तथा उसी के स्तर के अनुसार कार्य करता है और उसके लोकाचार यानी समाज के लोकाचार, उसके किस सेंस है, यहाँ पे समाज की बात हो रही है। लोकाचार, परंपरा तथा सामाजिक परिस्थितियों के साथ अपना समन्वय स्थापित करता है। सीधा सी बात कि उसको समाज में रहना सीखना है और ये सारी चीजें उसको फॉलो करनी होंगी जो समाज ने बनाई है, तभी वह समाज में रहना सीख पाएगा। ये तो हो गया समाज का अर्थ और समाजीकरण की परिभाषा। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट है कि प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया जो है आखिर वो होती कैसे है ना? ये समाजीकरण की प्रोसेस तो हो रही है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, मतलब कहने का सेंस ये है कि समाजीकरण की जो प्रोसेस हो रही है, तो प्रक्रिया द्वारा बालक को सामाजिक बनाया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा बालक को क्या बनाया जा रहा है? सामाजिक, सोशल बनाया जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कई प्रकार के कारक भी होते होंगे फिर, तो वो उन्हीं सब फैक्टर्स की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनके कारण एक बच्चे की सोशलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो प्रभावित होती है या हो सकती है। पालन पोषण पहला हो गया, तो पालन पोषण से सेंस हो गया कि देखिए, जब किसी बच्चे की जन्म अच्छे परिवार में हुआ है, उसको अच्छा पालन पोषण वहां पर प्राप्त हुआ है, तब उसका समाजीकरण भी कैसा होगा? अच्छा होगा। क्यों होगा अच्छा? क्योंकि उसको अपने परिवार, अपनी फैमिली से अच्छे अनुभव, अच्छे आचार विचार व्यवहार प्राप्त हुए, है ना? उसमें उसको छोटे बड़ों का साथ प्राप्त हुआ, छोटे बड़ों से सपोर्ट प्राप्त हुआ, हर हर व्यक्ति से वो कुछ सीखा, मतलब उसका पालन पोषण उसकी फैमिली में अच्छा हुआ। जब अच्छा हुआ तब क्या होगा? उसकी जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी। और वहीं अगर उसका पालन पोषण जो है वो अच्छा नहीं हुआ होगा, किसी अच्छी फैमिली में उसका जन्म नहीं हुआ है, परिवार में गरीबी है, दरिद्रता है ना, अज्ञानता है, शिक्षित नहीं है वहां के लोग, तब वहां क्या होगा? बच्चे का जो पालन पोषण है वो कैसा होगा? अच्छा नहीं होगा, उसको अच्छे अनुभव वहां से प्राप्त नहीं होंगे। तब समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसकी वो किस दिशा में जा सकती है? नेगेटिव दिशा में भी जा सकती है। तो इस प्रकार से पालन पोषण एक प्रभावी फैक्टर होगा बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है सहानुभूति, सिंपैथी। इसमें क्या होगा कि जो बच्चा है, अगर परिवार में उसके प्रति, जैसे बच्चा कभी रोता है, तब अगर फैमिली के मेंबर्स उसको वैसे ही रोता बिलखता छोड़ देंगे, उसके प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति माँ बाप या किसी अन्य सदस्य के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाएगी, तब बच्चा देखिए उसमें भी वही चीज आ जाएगी, जो आप उसके संग व्यवहार करेंगे, कल को वही व्यवहार वो आपके संग या किसी और व्यक्ति के संग करेगा। क्योंकि जब वो कष्ट में था, तब आपने उसके प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति वाली फीलिंग नहीं दिखाई, तो सेम जब आप कष्ट में होंगे तब बच्चा भी आपसे किसी भी प्रकार की सिंपैथी नहीं रखेगा।
तो अगर जैसा बच्चे को सहानुभूति वाला एटमोस्फियर या फीलिंग्स भावनाएं मिलेंगी, वैसी ही भावना उसमें आएगी। अगर उसमें अच्छी सहानुभूति वाली भावना आएगी, तब क्या होगा, आगे चलकर वो अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों, समाज के सदस्यों, किसी भी प्रकार के सदस्य, जानवर, जीव, सभी के प्रति उसके मन में क्या होगी, सहानुभूति की भावना होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सहकारिता। सहकारिता यानी कॉपरेशन, कि अगर बच्चा परिवार में उसको ऐसी परवरिश दी गई है कि वो सभी लोगों के संग अपनी चीजें शेयर करता है, अपनी बातें शेयर करता है और मिलजुल कर परिवार के सदस्यों के संग रहता है, परिस्थितियों के संग भी एडजस्टमेंट करता है, तब जब वो उस परिवार से बाहर निकलेगा, वो छोटा बच्चा समाज में आएगा, विद्यालय में आएगा, तब जब वो सीख कर आया है, कॉपरेशन सीख कर आया है अपनी फैमिली से, तब सेम वही चीज वो कहाँ करेगा, अपने स्कूल में भी करेगा, सेम प्रोसेस फॉलो करेगा, क्योंकि वो सीख कर आया है उस प्रोसेस को। और वहीं आप देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं स्कूल में जब आते हैं, तो वो जल्दी से फ्रेंड्स नहीं बना पाते हैं, अब बना भी लेते हैं तो उनका कॉपरेशन ज्यादा अच्छा नहीं होता है, जल्दी उनकी फ्रेंड्स है, या अपना जो भी वो लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा नहीं आया तो वो उसके संग क्या करेंगे, किसी प्रकार का कॉपरेशन नहीं करेंगे, ना उसके संग नोट्स शेयर करेंगे, ना उसको बताएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने शेयरिंग सीखी ही नहीं, कॉपरेशन सीखा ही नहीं। तो यही चीज है कि अगर सीखता है तो पॉजिटिव वे में है, और नहीं सीखता है तो वो चीज नेगेटिव वे में है, कॉपरेशन नहीं कर पाएगा, समाज में नहीं रह पाएगा, समाज का सदस्य अपने आप को नहीं बना पाएगा। निर्देश, इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या हो रहा है कि जब बच्चा छोटा है, तब उसको, छोटा बच्चा है, शैशवावस्था है अभी उसकी, तब क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा मिल रहे हैं, पेरेंट्स के द्वारा। पर जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ रही है, बाल्यावस्था में आ रहा है, किशोरा में आ रहा है, तो उसको समाज से, विद्यालय से, टीचर से, और जिस भी संस्थान में वो काम कर रहा है वहां से उन लोगों के द्वारा उसको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं बच्चे को, उसके कारण भी क्या हो रहा है, उसके समाजीकरण की जो प्रोसेस है वो चलती जा रही है। एक चीज और, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ सहस्त्रवाल या किशोरावस्था तक सीमित नहीं है, यह प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, मतलब मृत्यु से पहले, मृत्यु के बाद नहीं। ठीक, तो समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत अथवा आजीवन बिना रुके चलती रहती है। हम लोग हमेशा सीखते रहते हैं, हर एज में हम सीख रहे हैं, हर समय हम सीख रहे हैं, हमारी सोशलाइजेशन की प्रोसेस हर टाइम हो रही है, हर व्यक्ति के साथ हो रही है। ठीक, तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन, कि अगर बच्चे को अपने पेरेंट्स से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, उनके अनुरूप काम करता है, तो उसको आदत हो जाएगी कि हाँ मुझे इंस्ट्रक्शंस, किसी बड़े, जो बड़ा है मेरा, चाहे वो टीचर हो, चाहे उसके पेरेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों, कोई भी हो, तो वो बच्चा क्या करेगा, उन सभी की इंस्ट्रक्शंस को मानेगा, फॉलो करेगा। जबकि कभी कभी हम देखते हैं कि कई बच्चे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में टीचर या किसी भी बड़े व्यक्ति की बात नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सीखा ही नहीं, अपने मन मर्जी के मालिक हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने उन्होंने शुरू से नहीं सीखा, उस टाइप की उनकी सोशलाइजेशन नहीं हुई कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया हो। इसलिए क्या हो गया कि अब जब कभी समय आया तब वो उस चीज से भागेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, किसी के आदेश को नहीं मान पाएंगे। आत्मीकरण, एसिमिलेशन, इसमें क्या होगा कि इस प्रोसेस के द्वारा जब बच्चा, आत्मीकरण की भावना उसमें अगर है, तो मानवता का आप उसको गुण भी बोल सकते हो, कि आत्मीयता की प्रवृत्ति इसके अंदर अंतर्गत होनी चाहिए, उसके मन में होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति क्या करेगा, दूसरे बच्चों के संग वो गुण प्रदर्शित करेगा, आत्मीय रहेगा। अगर उसमें आत्मीयता का गुण नहीं होगा, मान लीजिए कि माता पिता, परिवार तथा पड़ोस के व्यक्ति के प्रति बच्चे सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं, तो बालक में क्या है, आत्मीकरण की भावना का विकास हुआ है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं, तो आप में आत्मीकरण की भावना का विकास हुआ है। जो लोग बालकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं, तो और उस बच्चे को अपना
नहीं समझते हैं, तब क्या होता है, बालक भी आपसे किसी भी प्रकार के आत्मीय संबंध को नहीं बनाएगा। उसी प्रकार से उसका विकास होगा। मतलब सहानुभूति अगर बच्चे में है, तो वो आपको आपके प्रति भी मतलब उसके मन में अगर सहानुभूति की भावना विकसित है, तो आपके प्रति भी वो प्रदर्शित करेगा। और अगर उसके मन में एसिमिलेशन की भावना का विकास नहीं हुआ है, तब वो दूसरे लोगों के प्रति भी इस भावना को उजागर नहीं कर पाएगा। ठीक। नेक्स्ट, अनुकरण, इमिटेशन। इसमें क्या होता है कि समाजीकरण करने के लिए ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत जरूरी है। बिना आप इमिटेशन या अनुकरण या इसको नकल भी बोल सकते हो, ये चीज किए बिना आप समाजीकरण की प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं समाज में रहकर? आखिर परिवार में जब हम आए, परिवार से समाजीकरण सीख रहे हैं, तो आखिर हम अपने जो हमारे घर के लोग हैं, सदस्य हैं, उनकी बातों को फॉलो ही तो कर रहे हैं। जो ऐसा वो लोग करते हैं, जैसे क्रियाकलाप वे करते हैं, जैसे कपड़े वो पहनते हैं, उसी को हम लोग भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो वैसे ही जो समाज रूल्स और रेगुलेशन बनाया हुआ है, उसी को हम क्या कर रहे हैं, उनकी नकल कर रहे हैं और उनसे अलग हटकर अपने जीवन का विकास करना नहीं चाहते हैं। ठीक। तो ये आधारभूत तत्व है समाजीकरण का अनुकरण करना। इसमें क्या होता है कि बालक में अनुकरण का विकास परिवार तथा पड़ोस में रहते हुए होता है। सबसे पहले बालक नकल करके ही तो सीखता है। जो हम बोलते हैं, शब्दों को दोहराता है, जो क्रियाकलाप हम करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, उनकी नकल करता है और चीजें करना सीख जाता है। चलना फिरना, उठना बैठना, बात करना, ये सारी चीजें बच्चे ने किससे सीखी? इमिटेशंस प्रोसेस के थ्रू सीखी। दूसरे शब्दों में, बालक परिवार तथा पड़ोस के लोगों की जिस प्रकार का पड़ोस के लोगों को जिस प्रकार का व्यवहार करते देखता है, उसी का अनुकरण करने लगता है। मतलब अच्छा उसका आस पड़ोस है ना, उसके पड़ोस के लोग अच्छे हैं, फैमिली के लोग अच्छे हैं, वो जो काम करते हैं वो काम अच्छे हैं, तो बच्चे बच्चे क्या करेंगे, अच्छी चीजें सीखेंगे। और वहीं अगर किसी ऐसी जगह से ऐसी किसी बच्चा जो है वो किसी ऐसी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, ऐसे एरिया को बिलोंग कर रहा है जहाँ पर चीजें नॉर्मल नहीं है, सामान्य जिंदगी नहीं है, वहाँ चोरी चकारी वाले लोग रहते हैं या किसी भी प्रकार की वहां पर बैड हैबिट्स से लोग ओतप्रोत हैं, तो बच्चा वहां से वही सारी चीजें सीखेगा, है ना। गाली गलौज सीख सकता है, चोरी चकारी सीख सकता है, मतलब बैड हैबिट ही सीखेगा अगर वो बैड एनवायरनमेंट में है तो। फिर नेक्स्ट है सामाजिक शिक्षण। इसमें क्या होगा कि अनुकरण मतलब इमिटेशन के अतिरिक्त सामाजिक शिक्षण का बालक के समाजीकरण पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान देने की बात यहाँ पर देखिए ये है कि सामाजिक जो शिक्षण है उसका प्रारंभ परिवार से ही हो जाता है। जैसे कि बालक के माता पिता, भाई बहन, अन्य सदस्य। ठीक। तो इनसे हम क्या सीख रहे हैं? खाने पीने का तरीका, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे उठना है, बातचीत कैसे करनी है, रहन सहन, कपड़े कैसे पहनने हैं। तो ये सारी सामाजिक शिक्षण की जो जानकारी है या ज्ञान है, वो सबसे पहले हमें अपनी फैमिली से मिला। उसके बाद जब जिस भी जगह पर हम गए, मान लीजिए विद्यालय गए, तो वहां से प्राप्त हुआ, समाज गए वहां से प्राप्त हुआ। ठीक। तो सामाजिक शिक्षण भी क्या कर रहा है? आपकी समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। पुरस्कार एवं दंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बालक के समाजीकरण में पुरस्कार एवं दंड की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब बालक समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है, तो लोग उसकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। जैसे आप ही हैं, क्लास में आप आंसर दे देंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, तब टीचर के द्वारा क्या होगी? आपकी प्रशंसा होगी। वहीं आप जब इसके अपोजिट काम करेंगे, क्लास में उद्दंडता करेंगे, है ना, अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, तब क्या होगा? टीचर के द्वारा आपको दंड दिया जाएगा। क्यों दंड दिया जाएगा? क्योंकि टीचर को आपको वो सारी चीजें सिखानी है, उनको फॉलो करवाना है, इसलिए। तो लोग जो तो क्या होता है कि जब हम बच्चे की प्रशंसा करते हैं या उसको दंड देते हैं, तो ये भी आपको सकारात्मक रूप में देने हैं कि इसका कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट बच्चे के ऊपर ना पड़े। साथ ही वह समाज के हित को मतलब भलाई को लेकर, साथ ही वह समाज की भलाई को दृष्टि में रखते हुए
जब कोई विशिष्ट व्यवहार करता है तो उसे पुरस्कार मिलता है, और इसके विपरीत जब बच्चा असामाजिक व्यवहार करता है, मतलब जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, तब उसे वहां क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। अब दंड मिलने के भय से वो क्या होगा, उस कार्य को दोबारा नहीं करेगा। ठीक, तो ये हो गया। फिर उसके बाद है यहाँ पर हमारा कि पुरस्कार एवं दंड के द्वारा किस प्रकार से समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो प्रभावित हो रही है। अगर पुरस्कार हम दे रहे हैं बच्चे को, देखिए पुरस्कार भी आपको कैसा देना है, शाबाशी दीजिए, ताली बजवा दीजिए, है ना, मतलब इस प्रकार की आप दीजिए, लालच वाले मत दीजिए कि कुछ अच्छा काम किया और कुछ बड़ा सा गिफ्ट या कुछ इसको ऐसा चीज दे दी, तो उससे क्या होगा, अब बच्चा सिर्फ उस गिफ्ट को पाने के लिए ही मेहनत करेगा या चीजों को सीखेगा, क्योंकि उसको गिफ्ट की क्या हो जाएगी, लालसा हो जाएगी, पैसे पाने की लालसा हो जाएगी। तो ऐसा वाला पुरस्कार हमें बच्चे को नहीं देना है। ठीक उसी प्रकार दंड भी ऐसा नहीं देना है कि उसकी समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो नकारात्मक दिशा में हो जाए। ठीक है। फिर है बालकों का समाजीकरण करने वाले तत्व, एलिमेंट्स। ठीक, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो बच्चों का सोशलाइजेशन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, समझिएगा इसको कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स यानी तत्व हैं जो बच्चे के समाजीकरण को बढ़ाते हैं या कम करते हैं या उसकी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, या इनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना बच्चे की सामाजिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। सबसे पहला पॉइंट है इसमें वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, हेरिडिटी हम सब जानते हैं कि जैसा बच्चे को गर्भ में वातावरण मिलता है, खान पान मिलता है ना, वो सारी चीजें बच्चे की मानसिक अवस्था, मानसिक जो उसका विकास हो रहा है, उसके जो दिमाग का विकास हो रहा है गर्भ में, उस पर पड़ता है। ये एकदम पक्की बात है। ठीक, इसमें कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है कि जैसा जैसा माँ अनुभव करती है उसका प्रभाव, उस एक्सपीरियंसेस को बच्चा भी ग्रहण कर रहा है वहां पर, ठीक, ले रहा है। तो सामाजिकता को प्रभावित करने उसकी दशा, है ना, कि उसकी दशा और दिशा के निर्धारण में वंशानुक्रम का बहुत बड़ा रोल होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, उनका नेचर क्या है ना, किस एटमोसफियर को बिलोंग कर रहे हैं, किस फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, उनकी जीन्स कैसे हैं, पेरेंटल जीन्स कैसे हैं उनके। तो ये सारी चीजें हेरिडिटी के रूप में बच्चे में आ रही हैं। जैसे कि अगर ग्रांड पेरेंट्स हुए या पेरेंट्स हुए बुद्धि से अच्छे हैं, हाइट हेल्थ से अच्छे हैं, तो देखिए आप बच्चे का शारीरिक ग्रोथ और मानसिक ग्रोथ भी कैसी होगी, अच्छी होगी। ठीक, उसका सामाजिक विकास कैसा होगा, अच्छा होगा, क्योंकि सामाजिक विकास होने के लिए आपका शारीरिक और मानसिक विकास होना बहुत जरूरी है, अच्छा विकास होना जरूरी है, तभी आप समाज में रहना सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जिन बच्चों का वंशानुक्रम अच्छा होता है तो उनका समाजीकरण भी अच्छा होता है। नेक्स्ट, फैमिली। फैमिली, परिवार। परिवार किस प्रकार से, तो देखिए समाजीकरण की प्रथम पाठशाला कौन है, हमारी फैमिली ही है। सबसे पहले तो बच्चा किससे सीख रहा है, अपनी फैमिली से ही सीख रहा है। तो इसमें बालक जब परिवार के बड़े लोगों को जैसा आचरण या व्यवहार करते देखता है, उसी प्रकार वह अपने छोटे और बड़े के साथ व्यवहार करता है। हम अगर उसको मारेंगे तो सेम रिप्लाई हमारे तरफ वैसा ही होगा। कि बच्चा सीख रहा है, आपसे सीख रहा है, आपसे ही बोलना सीख रहा है, एक्टिविटी आपको देख रहा है, सेम एक्टिविटी वो भी करना सीख रहा है। तो सारी कुछ चीजें उसने सबसे पहले कहाँ से सीखी, अपनी फैमिली से सीखी। जैसे कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं तो सामने वाले का तुरंत रिप्लाई होता है कि कहाँ से सीखा होगा, अपनी फैमिली से सीखा होगा, है ना, पेरेंट्स सिखाते होंगे इसको। ऐसा सीधी सी, मतलब जाहिर सी बात है, सिखाते तो नहीं है, कोई पेरेंट्स खराब आदत सिखाना नहीं चाहता है बच्चे को, पर कभी कभी जो हम ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चे वो सारी चीजें सीख लेते हैं। तो ध्यान रखना है इस चीज का फैमिली में, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे परिवार के अन्य सदस्य हो, कि आपको अगर बच्चे का समाजीकरण बहुत अच्छा करना है तब आपको उसका उस तब आपको उसको अच्छे अनुभव वहां पर बच्चे को प्रदान करने होंगे। बच्चे में विश्वास, है ना, सहानुभूति,
इन सभी गुणों का विकास करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे जाके अच्छा सोशल व्यक्ति बने। पड़ोस, नेबरहुड, इसमें नेबरहुड की क्या रोल होती है? तो जैसा आस पड़ोस होता है, पड़ोस भी क्या कर रहा है? बालक का सामाजिकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसा पड़ोस होता है वैसे ही बच्चे सीखते हैं। आस पड़ोस अगर अच्छा है, मदद करने वाला होता है, तब बच्चे भी वैसे पड़ोस के लोगों से, अपने पड़ोसियों से वैसे ही गुणों को धारण करते हैं। और जस्ट अगर इसके अपोजिट है, समाज कहने को मतलब पड़ोस है, पर पड़ोसी आपस में बातचीत ही नहीं करते हैं, अलग अलग रहते हैं, है ना, किसी को किसी से बातचीत करना पसंद नहीं है, तब उसका इफेक्ट बच्चे की मानसिक स्थिति पर पड़ेगा। और जब कल को वो बड़ा होगा तब वो सेम व्यवहार अपने समाज या अपने पड़ोसियों के साथ करेगा, है ना, किसी भी प्रकार की बातचीत या अंतःक्रिया अपने पड़ोसियों के साथ नहीं रखेगा। तो पड़ोस हो गया कि जैसा पड़ोस बच्चे को मिला उसी प्रकार की उसकी प्रोग्रेस या सामाजिकरण का विकास होगा। स्कूल, स्कूल में क्या हो जाएगा कि जो स्कूल होता है, विद्यालय होता है, वो भी बच्चे के सामाजिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार से बच्चा निकला सीधा कहाँ पहुंचता है? स्कूल में। स्कूल में पहुंचता है तब वहां पर विद्यालय, शिक्षक, वहां पे जो भी लोग काम कर रहे हैं, उन सभी का दायित्व है कि बच्चे का समाजीकरण एक पॉजिटिव दिशा में करें, उसको अच्छे अच्छे अनुभव प्रदान करें। ठीक, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण इसका स्थान हो गया परिवार के बाद विद्यालय का। यदि विद्यालय का वातावरण जनतंत्रीय है यानी कि लोकतांत्रिक है, तो बालक का सामाजिक विकास भी बिना रुके चलता रहता है और वो चीजों को ग्रहण करता रहता है। इसके विपरीत यदि विद्यालय का वातावरण एक तंत्रीय है या वहां पर सिर्फ किसी एक की ही चलती है, तो क्या होगा? उस जो विद्यालय है वहां पर क्या होगा? बच्चे को स्वतंत्रता महसूस नहीं होगी। वो बच्चा बिल्कुल मतलब अगर उसके मन में कुछ करने की योग्यता या क्षमता भी है तो भी वह नहीं कर पाएगा। और दमन पर अगर वो जो विद्यालय है वो दमन और दंड के सिद्धांत पर काम करता है, तब भी बच्चे का सामाजिक विकास कैसा हो जाएगा? कुंठित हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि स्कूल से बच्चे सब कुछ सीख रहे हैं, उठना बैठना, पढ़ाई करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, पीयर ग्रुप्स बनाते हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें बच्चे को स्कूल में मिलती हैं जो उसको परिवार में नहीं मिलती हैं। तो वो जब सारी चीजें स्कूल के जरिए बच्चे को मिल रही हैं, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए स्कूल में कि बच्चे का सामाजिकरण का विकास अच्छा हो। बालक के साथी यानी पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप का भी बहुत मेजर इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो बच्चे के सामाजिकरण में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आप देखिए जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है और किशोरावस्था में होता है, तो वो क्या बनाना शुरू कर देते हैं? अपने पीयर ग्रुप्स यानी कि साथी समूह, या टोली भी कह सकते हो आप, टीम भी बोल सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि बालक जो रहता है वो कोशिश करता है कि जो भी ग्रुप वहां पर फॉर्म हुआ है उसका, मान लीजिए बच्चे क्रिकेट वाला ग्रुप बनाए हैं, 10 बच्चे हैं, 10 ही बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उस ग्रुप के, तो सभी बच्चों की कोशिश क्या होती है कि क्रिकेट में उसे अच्छे से अच्छा करना है और उस ग्रुप के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो सभी बच्चों को क्या करने होते हैं? फॉलो करने होते हैं, तभी वो उस ग्रुप का सदस्य बने रहेंगे। अगर वो जो ग्रुप जो बना है उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करना बंद कर देंगे, तब सामने वाला क्या करेगा? ग्रुप का व्यक्ति उसको बाहर निकाल देगा ग्रुप से। तब उस बच्चे की सबसे बड़ी जो चाहत होती है वहां पर वो यही होती है कि मैं मुझे ऐसा ही काम करना है जो मेरे ग्रुप के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, उससे उसके विरुद्ध मुझे कोई भी किसी प्रकार का काम नहीं करना है। और ग्रुप का इफेक्ट देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में पड़ता है। पॉजिटिव वे में पड़ रहा है तो बच्चे ग्रुप में रहकर प्रतियोगिता सीखते हैं, हेल्दी कंपटीशन सीखते हैं, है ना, एक दूसरे को हराने से सेंस नहीं होगा, या हेल्दी कंपटीशन बच्चे सीखेंगे। उसके बाद ग्रुप में अगर बच्चे हैं तो सिंपैथी की भी उनमें भावना आएगी, शेयरिंग करने की भी उनमें भावना आएगी, अपने सुख दुख बांटेंगे। अगर पॉजिटिव वे में उनका ग्रुप बना हुआ है तो, अगर ग्रुप ऐसा है जिसमें
4 बच्चे अच्छे हैं और 4 बच्चे खराब हैं, तो आप देखिए कि वहां पर नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे उसमें से स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, है ना, मारते पीटते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तब ऐसे पीयर ग्रुप के बच्चों की जो समाजीकरण है ना, वो कैसा हो रहा है, उन्हीं बच्चों जैसा हो रहा है, उन 4 बच्चों जैसा ही उनका समाजीकरण होने लगेगा। तभी कहते हैं कि संगत की जो रंगत होती है बच्चों पर, वो बहुत जल्दी होती है, बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। इतना परिवार के लोग और स्कूल के लोग समझा समझा के थक जाएंगे पर नहीं मानेंगे, पर जो अगर उनके ग्रुप के लोग कुछ भी बोल दें तो वो तुरंत उस काम को करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर होगा समुदाय यानी कम्युनिटी। इसमें क्या होगा कि जो कम्युनिटी के लोग हैं, तो उसमें क्या होगा, आप किस समुदाय को बिलोंग कर रहे हैं, वैसा ही आपकी क्या हो रही है, शुरू से आपके परिवार आपको उसी तरीके से परवरिश देगा, पालन पोषण देगा, आपका सामाजिक विकास करेगा आपकी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग। तो कम्युनिटी भी, समुदाय भी क्या कर रही है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है समाजीकरण करने में। हर कम्युनिटी के लोग जो होते हैं, कम्युनिटी देखिए रिलीजन वाइज भी हो सकती है, बिजनेस वाइज भी हो सकती है, या किसी हैबिट को लेकर, रुचियों को लेकर भी कम्युनिटी का निर्माण लोग कर सकते हैं कि उसमें उसी रुचि के लोग शामिल होंगे, उसी मतलब कम्युनिटी जो बनती है उसके लोग एक ही प्रकार का काम करना पसंद करते हैं, तभी वो समुदाय बन रहा है। तो अगर धार्मिक समुदाय, धार्मिक कम्युनिटी है, तो वहाँ देखिए लोग जो होंगे वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगे रहेंगे और जो उनका धर्म कह रहा है वैसी ही बातों को वो फॉलो करेंगे। सेम धर्म धर्म भी आपका क्या कर रहा है, समाजीकरण करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक चीज, अभी मीटिंग खत्म होगी, इसके बाद आप 1 से 2 मिनट के लिए रिज्वाइन करना, इसका पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा। तो धर्म क्या कर रहा है, रिलीजन, रिलीजन भी जो है वो बच्चे के समाजीकरण को प्रभावित करता है। रिलीजन में क्या होगा कि जिस भी बच्चा, जो भी बच्चा है वो जिस भी धर्म में पैदा हुआ है उस धर्म के अकॉर्डिंग, जैसे जैन जैन बच्चे होते हैं, जैन धर्म में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं जैनी समाज में, वहां देखिए बच्चों को क्या सिखाया जाता है, अहिंसा ही परम धर्म है ना, आपको हिंसा नहीं करनी है, जीव हत्या नहीं करनी है। तो वहां पर देखिए उस धर्म का एक रूल है, बना रखा है उनने कि आपको जीव की हिंसा नहीं करनी है। अब